for excellence. नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 2 दिन के दौरे पर खटीमा आ रहे हैं। दोपहर 3 बजे सीएम खटीमा पहुंच जाएंगे। शाम को 4:30 बजे वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कल बीजेपी महिला मोर्चा के रक्षाबंधन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और कल ही वो शाम होते होते देहरादून वापस लौट आएंगे। तो ये 2 दिन का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, वहाँ पर चूँकि रक्षाबंधन पर्व पर और बहुत सारे कार्यक्रम वहाँ पर होते थे और मैं प्रत्येक वर्ष वहाँ सहभागिता करता था। और इस वर्ष चूँकि मुख्य सेवक का दायित्व है तो मुझे राजधानी में अन्य स्थानों पर लगातार मैं दौरों पर हूँ, लगातार प्रवास पर हूँ। तो इस दौरान मैं वहाँ से अपनी जो बहनें हैं उनसे भी मिलूँगा। साथ में क्षेत्र के जो बहुत सारी जन समस्याएं लोगों की रहती हैं पहले से ही, उनको मैं सुनता आया हूं, तो उनको भी सुनूंगा। जो निराकरण हो सकता है उनका निराकरण करूंगा। उधर नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि परिवर्तन यात्रा खटीमा से शुरू होगी और कांग्रेस मुख्यमंत्री ही नहीं पूरी बीजेपी को घेरेगी और खटीमा का उत्तराखंड में विशेष महत्व है, इसलिए वहां से यात्रा शुरू की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कांग्रेस अपनी ऊर्जा कहां लगा रही है सबको पता है। उन्होंने कहा, विपक्ष के पास कोई अच्छा सुझाव हो तो बताएं। प्रभारी के साथ दिल्ली में बैठक हुई और उस बैठक में खटीमा शहीद स्थल से जो है हम परिवर्तन यात्रा का पहला फेज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें उधम सिंह नगर की हर विधानसभा सम्मिलित होगी और नैनीताल जनपद की 4 विधानसभाओं में इस परिवर्तन यात्रा का पहला फेज होगा। उसके बाद हम पूरे प्रदेश के अंदर जो है परिवर्तन यात्रा निकालने का काम करेंगे। हम तो बीजेपी को पूरे घेरने के उसमें है, जो है चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उसमें पूरी सरकार हो, हम सबको घेरने के। लेकिन खटीमा का एक अपना महत्व है, क्योंकि वहाँ पर राज्य निर्माण के समय जो है उत्तराखंड आंदोलन के हमारे लोगों ने अपनी शहादत देने का काम किया है। पता नहीं आप कहाँ कहाँ वो अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, कितना बड़ा संगठन बनाने में ऊर्जा लगा रहे हैं, अन्य चीज़ों में लगा रहे हैं। और हम तो उनका सबका स्वागत ही कर रहे हैं। हमने कहा भाई कोई सुझाव हो, कोई चीज़ हो, अगर विपक्ष के पास कोई अच्छी चीज़ हो तो आप बताएं हमको, हम करेंगे उसको। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए भू कानून पर चर्चा जरूरी है। विशेषज्ञों की राय लेकर फैसला लिया जाए। वहीं केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के बयान पर तीरथ ने कहा कि केजरीवाल को खुद आध्यात्मिक बनने की जरूरत है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस को जनता पहले ही नकार चुकी है। कोई भी कहीं भी जा सकता, किसी स्टेट में बात कर सकता है, लेकिन यदि वो आध्यात्मिक नगरी की बात करते हैं राजधानी, तो मुझे लगता है कि पहले खुद उनको आध्यात्मिक बनना पड़ेगा और तो जाकर के बात करेंगे। उत्तराखंड देवभूमि है, आज से नहीं जमानों से ऋषि मुनियों की धरती रही है, वहाँ हर कण कण पे भगवान है। तो पहले वो स्वयं आध्यात्मिक कर लें और गंगा जी के किनारे बैठ करके तो जाकर के समझ में आएगा कि ये भूमि कौन सी है, ये दिल्ली नहीं है। वो कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो कांग्रेस का हाल है। जनता ने नकार दिया है तो किस मुंह से कह रही है? वही नेता आज है जो नेता उस समय थे उनके। मेरा ये कहना है कि वहाँ विकास को लेकर के ये सारी चीजें आगे, तो निश्चित है कि भू कानून जो आपने विषय कहा उस पर चर्चा होना जरूरी भी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 अगस्त को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। उनके मिनट टू मिनट प्रोग्राम को भी जारी कर दिया गया है। जेपी नड्डा 20 अगस्त को सुबह 10 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद भानियावाला, छिद्दरवाला, नेपाली फॉर्म, रायवाला में उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद भूपतवाला के एक होटल में वो रुकेंगे, जहां पर पार्टी के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। पहले दिन प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे सांसद, विधायक और मंत्रियों के साथ बैठक
बैठक करेंगे। 21 अगस्त को जेपी नड्डा रायवाला में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही जिलाध्यक्षों, नगर निगम और डीसीबी अध्यक्षों से बैठक करेंगे उनके साथ, और शाम को हरिद्वार में साधु संतों से वो मुलाकात करेंगे। रामनगर में जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आम आदमी पार्टी की घोषणा पत्र को लेकर कहा है कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र अलग है। 2022 में पता चल जाएगा कि दरअसल कौन कितने पानी में है। देखिए, वो कुछ भी करें, उनको कुछ भी कहना है, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। उनका घोषणा पत्र अलग है, हमारा घोषणा पत्र अलग है। इसलिए कोई आए, कोई कुछ भी कहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 2022 में निर्णय हो जाएगा कि कौन कितने गहरे पानी में है। खबर देहरादून से है। कृषि फंड के लिए प्रस्ताव, केंद्र से कृषि फंड के लिए प्रस्ताव जो है 1500 करोड़ का प्रस्ताव उन्हें भेजा गया है। कृषि उत्पादन को राज्य में मिलेगा बढ़ावा, राज्य में 50% तक पहुंचेगी ऑर्गेनिक खेती। गांव में कलेक्शन सेंटर के लिए ये फंड मांगा गया है। 500 करोड़ रुपए का दरअसल ये प्रस्ताव तैयार किया गया है जो भेजा गया है। जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैकेनाइजेशन पर बहुत हम लोग जोर दे रहे हैं कि ताकि इस राज्य के हर ग्राम सभा में एक फार्मर्स मशीनरी बैंक स्थापित हो। तो हमने 1570 से मैदान और पहाड़ मिला करके करीबन 1600 के आसपास फार्मर्स मशीनरी बैंक मांगे हैं। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक में जिस तरह हम लोगों का इस समय पूरे राज्य में अभी 34% खेती पर हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, और हमारा टारगेट इस वर्ष इसको 50% पहुंचाने का है। देहरादून में राजपुर इलाके के कुल्हाल मामले में दुकान जलाने की घटना सामने आई है। पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें एक दुकान के बाहर आरोपी तेल छिड़ककर आग लगा रहा है। घटना में दुकान के अंदर सो रहे कर्मचारी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में तैनात ट्रेजरी गार्ड ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गार्ड की ड्यूटी पर मौत से पुलिस महकमे में सनसनी फैली हुई है। मृतक कांस्टेबल 50 साल के थे और नाम सुनील कुमार, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कुछ ही दिनों पहले उसके बेटे का रोड एक्सीडेंट हुआ था, तब से सुनील कुमार काफी तनाव में थे। कि हमारा एक कांस्टेबल एपी है जो इस वक्त ट्रेजरी गार्ड रोशनाबाद में कार्यरत है, वो मृत पाए गए थे। तो उसी में अभी चेक किया गया है। सभी ने एसएसपी सर के साथ सभी उच्च अधिकारी यहाँ पे घटनास्थल पे आके निरीक्षण वगैरह किया गया। तो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, बाकी जैसे भी फैक्ट्स आएंगे। उधर पौड़ी में जिला खाद्य एवं पूर्ति विभाग विभिन्न योजनाओं में बनाए गए फर्जी राशन कार्डों के खिलाफ इन दिनों अभियान चलाए हुए हैं, जिससे जिले के कुछ क्षेत्रों में ये अभियान अभी शुरू नहीं हुआ है, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में शुरू हुए इस अभियान में जांच के दौरान 100 से ज्यादा जो हैं कार्ड्स जो थे उन्हें निरस्त किया जा चुका है। विभागीय टीमें घर घर जाकर राशन कार्डों का सत्यापन अभियान चला रही है। राशन कार्डों का सत्यापन किया गया, घर घर जाकर सत्यापन किया गया, जिसमें हमें जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो प्राथमिक परिवारों के जो मानक है 15,000 से नीचे के आय वालों के कार्ड बनने थे, किंतु वहाँ पे जो कार्ड हमें मिले तो हमें तत्काल मौके पर ये कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। ये इसी प्रकार अभी वहाँ पे अपात्र लोगों के बने हुए थे जिनको कि निरस्त कर दिया गया है। एसडीआरएफ के जवान ने माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराया है। जवान राजेंद्र नाथ का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने इसे फतेह किया। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, 5,642 मीटर इसकी ऊंचाई है और 6 दिन में फतेह की माउंट एल्ब्रस की ये चोटी। एनजीटी के कड़े नियमों के बावजूद हाईवे निर्माण कार्यों का मलबा सीधे नदी में डाला जा रहा है। श्रीनगर गढ़वाल के पास मौजूद कीर्ति नगर में बद्रीनाथ हाईवे पर निर्धारित डंपिंग साइटों को छोड़ हाईवे के किनारों पर मलबा डंप किया जा रहा है। वहीं इस मलबे को चुपचाप सीधे अलकनंदा नदी में मशीनों से फेंका जा रहा है। मलबे की वजह से बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाई गई नालियां भी जाम हो गई हैं। विभाग की बात करें तो अपने दावे हैं, विभाग के प्रशासन इस पर सख्त नजर आ रहा है। उनको हटाने के लिए ठेकेदार को निर्देशित कर दिया गया, वो हटा रहा है धीरे धीरे, एक तरफ से पूरा हटाते हुए देवप्रयाग की तरफ से ला रहा है नहीं है, और वो तत्काल हटा दिए जाएंगे, मतलब शीघ्र ही हटा दिए जाएंगे।
हाँ, ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। अगर इन्होंने जो इनके स्वीकृत डंपिंग जोन है उसके अलावा बाकी जगह डंपिंग करी है, या फिर जो हमारी नेचुरल रिवर है जो गंगा जी हैं, अगर उनको दूषित करने का कार्य किया गया है तो उसमें एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और पर्यावरण नियमों के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुंभ में कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसआईटी का पुनर्गठन किया गया है। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राजेश शाह के ट्रांसफर के बाद नगर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह को एसआईटी का नया जांच अधिकारी बनाया गया है। 8 सदस्यीय एसआईटी को बढ़ाकर 12 सदस्य कर दिया गया है। एसआईटी का जो है हमने अभी पुनर्गठन किया है, क्योंकि वर्तमान जो विवेचक है उनका ट्रांसफर हो गया, इसलिए जो है नया विवेचक के तौर पर जो है नवनियुक्त कोतवाली नहर का प्रभारी निरीक्षक अमरजीत को कराया है और उसका नेतृत्व सीओ सिटी को दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर शॉर्ट टर्म बेल लेने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में रजिस्ट्रार जुडिशियल को एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। आरोपी वीरेंद्र सिंह रावत ने मेडिकल आधार पर शॉर्ट टर्म बेल दायर की थी, जिसमें मेडिकल का जो पर्चा लगाया था वो फर्जी था और इसके बाद कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी। सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नाम से किसी मरीज को इमरजेंसी के लिए नहीं कहा गया। इसके बाद कोर्ट ने एफआईआर के दरअसल आदेश दे दिए। चंपावत दौरे के दौरान सीएम धामी ने लोहघाट नगर पंचायत को नगरपालिका में तब्दील करने का ऐलान किया। सीएम की इस घोषणा के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष ने खुशी जाहिर की, विकास की उम्मीद जताई, लेकिन लोहाघाट नगर पंचायत से लगे ग्रामीण नगरपालिका में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। एक खुशी का माहौल है और माननीय मुख्यमंत्री जी को समस्त नगरवासियों की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही साथ जो ये नगरपालिका बननी है इससे नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी। लोहाघाट नगरपालिका हम लोग तो शहरी उसमें ग्रामीण उसमें आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र पाटन पाटनी में आते हैं। हम लोग अगर जाना भी चाहें तो लोहाघाट नगर की जो है हालत देख करके हम लोगों का साहस जो है वो हो जाता है। रुड़की के सिविल अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। यहां पर जन्म लेने वाले बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और इलाज के दौरान हुई मौत वाले लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र भी अस्पताल प्रबंधन बनाता है, लेकिन पिछले 2 महीनों से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाली वेबसाइट बंद है, जिससे करीब 300 से ज्यादा लोग प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं। सीएमएस का कहना है कि इस बारे में अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसमें जो पोर्टल है जो भारत सरकार के द्वारा रन किया जाता है, उसमें हमारी जो आईडी पासवर्ड है, उस आईडी पासवर्ड पे वो हमारा पोर्टल नहीं चल पा रहा है पिछले 2 महीने से। इस संबंध में हमने हमारे द्वारा सीएमओ को, उसके बाद महानिदेशालय में और इसको सूचित कर दिया गया था, परंतु कहीं से भी इस समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। और इसके बाद हमने कहीं से उनका मेल आईडी लेकर भारत सरकार को भी मेल आईडी में मेल कर चुका हूँ कि हमारा ये पोर्टल नहीं चल रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद वहां के होटलों में भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया जिसमें कुछ भारतीय अपना अनुभव बता रहे हैं। देहरादून और आसपास के गोरखा मूल के कई लोग अफगानिस्तान में चल रही प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इस वीडियो में भी कई लोग उत्तराखंड से हैं, हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। नमस्कार सर देखिए यहाँ हम काबुल में करीब 140 इंजन जो है ये कंपनी ने भी साथ छोड़ दिया हमारा, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। हम ये गुहार लगा रहे हैं अपनी भारत सरकार से कि कृपया वो हमारी मदद करें और जितने भी हमारे फंसे हुए भारतीय हैं उनको यहाँ से जल्द निकालने की कोशिश करें। हम आपका आभार मानेंगे। ये देखिए सर, सब फंसे हुए सर, ना यहाँ खाने को कुछ है हमारे पास, ना कुछ बैठने की व्यवस्था सही है सर हमारी। सर 4 दिन से सर हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, ना सो रहे हैं ना खा रहे हैं सर। परिवार टेंशन में है सर हमारा पूरा सबका। तो सर आपसे ये वो है कि गुजारिश है कि सर हम जल्द से जल्द हमारा जो है यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और हमें अपने जो वतन है। नई टिहरी में अतिक्रमण और सरकारी आवासों में अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ प्रशासन एक्शन मूड में आ गया है। नोटिस देने के बाद अब आवास खाली कराने के लिए टीमें भी बना दी गई हैं। नई टिहरी में 2018 में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से अतिक्रमण शुरू हो गया। लगातार शिकायतों के बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है। मैं खुद उसमें हूँ और ईओ साहब हैं और सीओ साहब भी हमारे हैं, तो पुनर्वास की टीम भी उसमें काम कर रही है। तो कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रहे हैं और जो ऐसे चिन्हित करे गए हैं उनको हमने नोटिस सर्व कर दिया गया है और काफी घरों को हमने खाली भी कर दिया है। रामनगर में आरपीएफ के ऑफिस में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप देखकर खाकी वर्दी वालों के भी होश उड़ गए हैं। आनंद फानन में सांप को जो है पकड़ा गया। दरअसल
जानकारी दी गई वन विभाग के लोगों को और फिर आरपीएफ के जवानों ने राहत की सांस ली। ये हमारी चौकी में ड्यूटी पे थे इधर, तो ये सांप निकला हमारी चौकी में। फिर ये उसको देख के थोड़ा हम इसके पीछे गए तो ये हमारे दरोगा जी की अंदर जो कार्यालय में घुस गया। फिर उसके बाद हमने चंद्रसेन जी का नंबर लिया, उनको बुलाया तो उन्हें सांप पकड़ने की पूरी कार्रवाई यहाँ पर की है। नैनीताल में केलखेड़ा नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन हामिद अली को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उनको पद से हटाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट 27 सितंबर को इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा। अकरम खान ने चुनाव याचिका दाखिल कर कहा था कि चेयरमैन हामिद अली ने नगर निकाय अधिनियम 1916 के प्रावधानों के विपरीत चुनाव लड़ा। 4 बच्चे होने के बाद भी इस तथ्य को चुनाव में छिपाया गया। इस चुनाव याचिका को अपर जिला जज ने स्वीकृत किया। जुलाई 2021 को चेयरमैन हामिद अली को पद से हटाने का आदेश दिया गया। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में कृषि उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन के बाद गांव लौटे प्रवासियों ने बंजर भूमि को खेती योग्य बनाकर उस पर खेती की। प्रवासियों के लौटने पर 255 हेक्टेयर बंजर जमीन को भी आबाद किया और उत्पादन क्षमता में इजाफा हुआ। तकरीबन 14.5% उत्पादन ज्यादा हुआ और इस सीजन की बात करें तो 3.35 मीट्रिक टन फसलों का उत्पादन हुआ। इस बंजर भूमि को जो कोरोना काल में प्रवासी आए थे उनके द्वारा इसमें कृषि उत्पादन से संबंधित जो कृषि क्रियाएं हैं वो की गई। उनके द्वारा इस कृषि भूमि में अपना योगदान से और साथ में कृषि विभाग के सहयोग से कृषि विभाग की तरफ से खाद बीज यंत्र दिए गए। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।